नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े ट्रेंडिंग विषय पर और वो ट्रेंड कर रहा है, वो तुलना हो रही है हमारे एक 53 वर्ष के युवा की एक 38 वर्ष के युवा से। एक का नाम है, आप जानते हैं राहुल उर्फ पप्पू गांधी और दूसरे का नाम है अन्नामलाई और उनकी तुलना करेंगे हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर जी। स्वागत है आपका धीरेन्द्र जी। नमस्कार। तो अब ये जो 53 वर्ष का युवा है, इसके बारे में अभी ये नहीं पता चल रहा है कि ये चारों तरफ कहता घूम रहा है कि भाई 90% कभी कहता है, कभी 75% करता है। आज उसने 15% जो है सवर्ण गरीबों को भी जोड़ दिया है। तो अब इसका मतलब हम और आप भी उसमें आ गए हैं शायद। क्योंकि राहुल गांधी स्वयं अपने आप को उसमें सम्मिलित मानता है, ऐसा लगता है उसके कहने से। तो ये जो उसका जो नैरेटिव चल रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अन्नामलाई ने एक नैरेटिव चला रखा है। हम ये भी देखते हैं कि राहुल गांधी की सभाएँ कैसी होती हैं, राहुल गांधी के इंटरव्यू कैसे होते हैं, राहुल गांधी से जब कुछ पूछा जाता है तो वो क्या जवाब देते हैं, एआई पे क्या जवाब देते हैं, एम्पावरमेंट पे क्या जवाब देते हैं, डेमोक्रेसी पे क्या जवाब देते हैं, या आपने सुना? अन्नामलाई को भी सुन रहे हैं। तो ज़रा आप अपने विचार इसके ऊपर व्यक्त करें कि इन दोनों युवाओं में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? कैसे तुलना करेंगे इनकी? देखिए, मेरी मुझे लगती है कि राहुल गांधी जी जो हैं एक ऐसे युवा हैं जो निरंतर और चिर युवा रहेंगे। उनको कभी भी आप बुजुर्ग होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि जो देखने की उम्र है वो निकल गई है। तो इसीलिए वो हमेशा इसी तरह रहेंगे और उनकी जो इंटरव्यूज़ हैं वो मैंने क्या तमाम लोगों ने देखे हैं। मैं तो ख़ैर 2004 से देख रहा हूँ। संजय जी वो शाहजहाँपुर में आपको याद होगा जब सबसे पहले कहा था चुनाव में आने वाली बात, तो मैं वहाँ से लेके और अब तक उनके इंटरव्यू सुनता हुआ आ रहा हूँ। तो हर बार बहुत एंटरटेनिंग होते हैं, बहुत ही बढ़िया वो बताते हैं, चीज़ों के बारे में बताते हैं और ख़ास तौर से जब उन्होंने एआई पर पूछा, जहाँ की बातचीत अब शुरू हुई है और आपने जिस पर ये शुरू किया है, उन्होंने जो सबसे बढ़िया कहा कि व्हाटएवर एआई यू आर जनरेटिंग, प्रोड्यूसिंग इट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द अदर नेटवर्क्स। सो एज़ एआई सिट्स ऑन द टॉप ऑफ ए नेटवर्क। तो मैं समझ सकता हूँ कि मैंने तो खैर एआई नहीं इस तरह पढ़ा है लेकिन उन्होंने जिस तरह से एआई को समझाया है, तो कम से कम वो लड़के जो सामने बैठे थे, जो मुझे लगता है कि यकीनन इसी संदर्भ से इससे आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके सवाल का वो जो आशय था वो ये था कि कैसे मुकाबला करना है जो चैट वो जीटीपी, इंडिया वो सिक्योरिटी। संभवतः ये पूछना चाह रहे थे कि साहब कि ये एआई से हमारे जो रोज़गार हैं, जो जॉब्स हैं, हम्म। उनको नुकसान होगा क्या? जी। अब इसका तो उत्तर उन्होंने दिया नहीं। वो तो एआई हम्म। के फंडामेंटल्स उसके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने लगे, जो कि खुद उनको नहीं पता है। वो सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर आपको नहीं है पता था, तो आप आसानी से ये कह सकते थे कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे अभी मुझे भी देखना है, मुझे भी सीखना है और मुझे भी बातें करनी है कि नहीं, आखिर नहीं, ये बड़ी सिंपल कैसे सिंपल हमारे। सी बात थी। बड़ी सिंपल हुँ, सी बात थी कि भई क्या इससे डिसरप्शंस होंगे। अब ये डिसरप्शंस तो बस देखिए, आपको याद है कि जब कंप्यूटर्स आए थे शुरू-शुरू में, सभी जगह जब तब नई कोई भी चीज़ आई तब सभी जगह। कितना लोगों ने विशेषकर जो यूनियंस थीं, कर्मचारी यूनियंस थीं और विशेषकर जो लिपिक वर्ग था, उसने इसका बैंक कितना विरोध किया था। और मुझे ये ध्यान है उस समय कि ये लिपिक वर्ग विरोध करता था। कुछ समय बाद मैंने देखा कि जो मेरा स्टेनो था, वो ये चाहता था कि साहब कि कंप्यूटर आ जाए तो मज़ा आ जाए। क्यों? क्योंकि साहब वो जो है ना वो उसी में करेक्ट हो जाता है। वो करेक्शन जो आप करके देते हैं ना, हाँ, वो सारी दोबारा नहीं ऑटो टाइप करना करेक्ट है। पड़ता। हाँ, उसी ऑटो उसी करेक्ट। उसी में करेक्ट हम कर लेते हैं, मतलब कंप्यूटर में ही करेक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में फाइनल प्रिंट कर देते हैं। उनको सिर्फ़ इतना पता था, लेकिन उससे उनकी ज़िंदगी जो थी, वो बहुत इम्प्रूव हो गई थी। तो इसी तरह से जब ये एआई आएगा, तो लोग उसका भी उपयोग सीख के अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे। ये जो है हमारे राहुल गांधी जी को नहीं पता, वो केवल ये कहते हैं कि भई क्या कहते हैं, मेरी भी समझ में नहीं आया सही पूछे तो। मैंने भी वो पूरा मैंने वो मैं तो पूरा काफ़ी जानकारी रखता हूँ इन चीज़ों के बारे में, लेकिन राहुल गांधी का जो लेक्चर था वो मेरी समझ में नहीं आया। मेबी राहुल गांधी किसी और ब्रह्मांड के जीव हैं, जो उनकी बात जो है वो किसी दूसरी भाषा में होती है।
मुझे लग रहा है उन्होंने यहाँ से इराक को मैसेज दिया है कि आप जो नेटवर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका हारा है, आपको वो करनी चाहिए। मसलन सेल, टिक्रिटी और जो मोबाइल है, इन तीनों के जो वो जो डिसकनेक्टेड थे, जब आपने कनेक्ट किया तो आपने अमेरिका को ऑब्लिटरेट कर दिया है। तो उन्होंने जो ये समझाया, वो मुझे लगता है कि वो अमेरिका इराक के युवाओं को समझाने की उन्होंने कोशिश की, और आप उसको हिंदुस्तान के युवाओं के लिए मैसेज समझे। राहुल गांधी मुझे लगता है वर्ल्ड लीडर है, तो उनको ये बात अच्छे से समझ में आती है जो आपको या हमको नहीं आ रही है। तो उन्होंने उसी चीज को एक उन्होंने, लेकिन उसमें क्या है कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए भी मैसेज दिया कि जैसे समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी कनेक्ट हुई और फिर वो इन लाइन हो गई। तो ये एक मैसेज उन्होंने दिया कि ये भी एआई का चमत्कार है कि ये देखिए दोनों। एआई से कैसे? अब ये फिर वैसे आप एक पुरानी कहावत है, काफी पुरानी हो गई, मेरे ख्याल से करीब 10 साल पहले मैंने उसको यूज किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नो मैच फॉर नेचुरल स्टूपिडिटी। कम से कम ये इस बार ये 101% आपने इसको जो है उस समय ये सोच के कहा होगा, क्योंकि ये तो कोई मुकाबला है नहीं जिस तरह से उन्होंने मिलाया है, और फिर उन बैठे हुए लोगों को 1% में शामिल किया, जिस तरह से उनको भी यही कहा, फिर वहां वो कास्ट ले आए। तो पूरा कुल मिला के जो एआई का कचूमर निकल सकता है, या अगर ये सारा हम डाटा चैट जीटीपी में डालें और उससे कहें कि इससे एक मैसेज बनाइए, मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग होगा तमाम लोगों के लिए। इस तमाम उनकी स्पीच को चैट जीटीपी में डाल के पूछे कि ये बताओ तुम कि ये स्पीच किसके बारे में है। मुझे लगता है उसके कई वायरस उसके दिमाग से उड़ जाएंगे, और बाकी जो उसकी हालत होगी वो देखने लायक होगी। तो एक कंप्लीट आउट ऑफ जो फ्रेमवर्क है, जो पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है, उससे अलग बोलते हुए राहुल गांधी लगातार इस तरह की चीजें शो कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि वो तमाम चीजों के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिक्स के बारे में, और जिस जिस क्षेत्र में वो आए हैं, उनको कम से कम उस क्षेत्र में अपनी पार्टी की जीत के लिए बेहतर काम करना चाहिए। एक चीज आपने दूसरी तरफ जिस तरफ इशारा किया, अगर इसको इसी सवाल में लिया जाए, तो जब आईआईटी स्टूडेंट्स को के अन्नामलाई बता रहे थे, तो उन्होंने न केवल उसके डिस्क्रिप्शंस के बारे में बताया, और उसको क्लियर किया, स्टेप वाइज क्लियर किया। लगभग 14 से 15 मिनट का वो आंसर है, जिसमें वो आईआईटी के उन स्टूडेंट्स को, जिसमें आप कई बार तालियों की आवाज सुन रहे होंगे, क्योंकि वो कनेक्ट हो रहे थे, वो उन लोगों से कनेक्ट हो रहे थे, और उस चीज को समझ के उन्होंने बाकायदा, अगर उसका उदाहरण उन्होंने इस देश की जीडीपी से दिया, 13.5 जीडीपी चाहिए आपको, अगर आप उस समय तक वहां उनके बराबर होना चाहते हैं, अमेरिका के बराबर होना चाहते हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं दिया उदाहरण, सिर्फ ये डाटा नहीं दिया, उन्होंने उसको बताया कि किस तरह से स्टेप वाइज की कितने पर अभी 7 पर है, फिर 8 पर, 8.5 पर कब आएगी जब लीडरशिप वो रहेगी, फिर 9.5 तक आएगी, 10 तक कब आएगी, और 11 पे तब होगी जब आप जैसे लोग बाहर नहीं जाएंगे, जो आईआईटीज हैं और जो आप जैसे लोग हैं। तो क्लियर एक स्टेप्स फिर किस तरह से, फिर उसके बाद वो ग्लोबल उस पर जाते हैं, जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, उसको क्लियर कहते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं, जो सबसे बड़ी बात उसमें है कि वो यूथ उनसे एक रास्ता पूछ रहा था, और उन्होंने उसको क्लियर कट कहा कि जब आप जैसे लोग, यानी जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, उनसे ज्यादा स्मार्ट लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, वो उनको फ्यूचर पर डिस्कस करेंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तब हमारे देश को ये सब चीजें होंगी। और उन्होंने क्लियर कहा कि डिस्ट्रप्शन है, क्योंकि हमारी कंट्री की उन्होंने पूरी हालत दी कि जो लोग संसद में बैठे हैं, मतलब उन्होंने इस तरह नहीं कहा, उन्होंने कहा कि लेकिन जो लीडर्स हैं, जो वो है, उनमें से कितने लोग, उन्होंने पार्लियामेंट का बाकायदा दिया कि एआई को समझते होंगे। तो मुझे लगता है एक बहुत ही, चूंकि आप दोनों की एजुकेशंस को मैच भी नहीं कर सकते, मुझे लगता है आप इसलिए उनको कर रहे हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर से होके, मतलब आप ही की बैकग्राउंड से होके लखनऊ तक, यानी आपके शहर तक पहुंचता है, वहां से एजुकेशन लेके आता है, और फिर जो सबसे बड़ी, फिर वही आप वाली बात आ गई, आप यूएससी, आप मुझे लगता है इसीलिए ज्यादा को रिलेट कर रहे हैं आप अन्नामलाई से। मैं आप जो तो है मैं तो देख रहा हूँ, ये ट्वीट है गुरुमूर्ति जी का। हम्म, गुरुमूर्ति जी क्या कह रहे हैं? As I said some time ago, Rahul needs intense counseling. मतलब मैं ये समझ नहीं रहा था कि ये सब चीजें इस तरह से, अगर आप नहीं जानते किसी सब्जेक्ट को, तो जरूरी नहीं है कि आप उन लोगों के सामने बोलें जो सब्जेक्ट के बारे में चिंतित हैं या उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि एक
युवा जो 36 में मतलब आईपीएस निकाल चुके हैं और 8 साल का अपने कैरियर में जहां-जहां पोस्टिंग पे रहे, वहां-वहां लोगों ने ट्रांसफर का विरोध किया, आके सड़कों पे रोका और उसके बाद जैसे ही आए तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी में दिखाया और ये जो यात्रा है जो उन्होंने 234 कॉन्स्टिट्यूंसी में की, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में यात्रा की, एन मक्कल, वो ये बताती है कि किस तरह से पॉलिटिकल उस आइडिया को ग्रैब्स किया और चुनौती दी। मतलब उस साउथ में जिसमें ये सोचा नहीं जा सकता था संजय जी कि हाल फिलहाल में मतलब जो हम जैसे लोग जो पॉलिटिक्स कवर करते हैं वो 3 साल पहले तक, क्योंकि मैंने खुद वहां कवर किया है, इलेक्शंस भी कवर किए हैं, तो मैं ये मान नहीं सकता था कि कोई हिंदी मतलब जिस तरह से बीजेपी के साथ जो रिश्ता उन लोगों ने बना दिया है वहां डीएमके ने, और एआईडीएमके जैसी पार्टियां क्या करती थी कि उनको जो मेन इंडियन पार्टी मतलब जो इधर की नेशनलिस्ट पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, वो उनको सिर्फ सब्सिडरी में चाहिए या एक स्मॉल सेगमेंट में चाहिए, उनको छोटे उसमें चाहिए। उसके बाद ऐसे कोई एक शख्स आएगा और महज 2 साल मतलब 2021 में हम लोग मानते हैं कि 2021 में वो 36 ईयर के थे जब उन्होंने ये ज्वाइन की थी बीजेपी, जब उनको ज्वाइन किया गया था और वो प्रेसिडेंट बने, 1 साल बाद ही उन्होंने 2021 में प्रेसिडेंट बना दिया। तो उसके बाद से लगातार अपने आप को एक जगह खड़ा कर दिया। तो मैं एक कैरियर के ग्राफ को, मैं ऐसे नहीं बता रहा, उनका कोई बायोडाटा नहीं पढ़ रहा, मैं एज ए एक्सपर्ट उनको देखने की कोशिश कर रहा कि वो जिस जिस फील्ड में जाते रहे उस फील्ड में उन्होंने उसके लिए मेहनत की और उस मेहनत करके अपनी जगह बनाई। और इसीलिए अब उनको जब वो किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो भी आईआईटी जैसी जो हमारे देश के प्राइम इंस्टीट्यूशन है, अगर वहां करते हैं तो उनके स्टूडेंट से रैपो स्थापित करने में उनको कोई दिक्कत पेश नहीं आती। उधर राहुल गांधी को चूंकि वो एक डिग्री उनकी मैं नहीं जानता हूँ, ये जरूर मैंने पढ़ा है कि कैम्ब्रिज में पढ़े हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय वहां, लेकिन उसके बाद जो उनका काम था, जो उनके पास पॉलिटिकल पार्टी जब उनको विरासत में मिली, जिसकी सीट उनको मिली, जो सीट उनको उनके ताऊ चाचा ने दी, पूरा जिस सीट को क्रिएट किया, उसके बाद उनकी पार्टी ने जिसको नरिश किया, उनके बाद उनकी माता ने वहां से जीतकर उनको गोद में दी। यानी एक तरह से उनको विरासत में इतनी खूबसूरत गुलदस्ते के तौर पर उनको पार्टी दी गई। 2004 में लड़े तो एक सरकार दी गई, 2009 में सरकार दी गई और उसके बाद उन्होंने उस पार्टी को 52 एमपी तक लाके खड़ा कर दिया। और लगातार इस तरह के आइडिया कि मेरे लिए सत्ता जहर है और ये तमाम चीजें, उनके कार्यकर्ता खुद दिग्भ्रमित हो जाते हैं। कई बार वो समझ नहीं पाते। सिर्फ 2 लोग हैं जिनको मैं लगता है कि वो सही मायने में राहुल गांधी को डिकोड कर पाते हैं। एक मणिशंकर अय्यर हैं और दूसरे उनके साथ आजकल जयराम रमेश हैं। वो समझते हैं और अगर आप उनसे इंटरव्यू लेंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे से एनलाइटन कर पाएंगे कि जो इन्होंने जो इतने अच्छे से समझाया है, जो आप नहीं समझ पाए हैं, वो अच्छी बात उन्होंने बताई है। तो चलिए, आपको आपने कहा हम नहीं समझ पाए हैं। आप तो आपने स्वयं कहा कि जब उन्होंने पहली स्पीच दी थी शाहजहांपुर से, तब से आप उनसे सुन रहे हैं उनको, राहुल गांधी को। तो मैं अनुरोध करूँगा कि आप कृपया राहुल गांधी का जो राजनीतिक दर्शन है, उसे संक्षेप में हमारे सामने व्याख्यापित कर दें। दरअसल मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी को इस तरह समझते हैं। आपने मुझे कल लालू यादव वाली स्थिति में वापस खड़ा कर दिया है कि मेरे परिवार में मेरी बेटी है और उन्होंने आज पूरे देश को अपना परिवार बना दिया। राहुल गांधी के दर्शन को समझने के लिए कम से कम मुझे 5 साल तक तो जयराम रमेश का शिष्यत्व रखना होगा, वही बता सकते हैं। तो मैंने अभी वो अप्लाई नहीं किया है, इसीलिए मैं माफी मांगते हुए कहूंगा कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और वो क्या करेंगे। ये इस वक्त बहुत ही मुझे लगता है कि जिग्सा पजल या जो सुडोको खेलते हैं वो भी आसानी से समझ सकता हूं मैं, लेकिन ये समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि लगातार कोशिशें बर कोशिशें और अचानक छोड़ के जाना, अचानक जब उनको बदलाव के लिए करना चाहिए था, जब वो खड़े होने चाहिए था, तब उनको सत्ता जहर लग रही थी। अब वो सत्ता पाने के लिए जहर भी पीना चाहते हैं, इस तरह के। और आपको याद होगा जब अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मतलब अपनी सरकार के उसको फाड़ रहे थे विधेयक को, और अब वो दूसरी सरकार को कुछ और कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी या लीडरशिप में उनको कोई ना कोई समझाता रहता है कि आपको एंग्री यंग मैन बनना है। पहले वो भैया जी एक अच्छे के तौर पे आपको याद होगा उनकी शुरुआती जो स्पीच है वो है एक बहुत ही जैसे एक याद होगा एक जब इलाहाबाद में उन्होंने पूजा की थी, आपको याद होगा प्रयागराज में, तो उन्होंने कहा ये किसने? क्या कर रहे हैं, उनको उनको पता नहीं है, उन्होंने याद होगा आपको, उन्होंने कह दिया उसके बाद कि उनको समझ में नहीं आया ये क्या करा रहे हैं उनसे। उसके बाद तो वो तो अचानक आप समझे ही नहीं। ये नहीं समझे ना आप।
क्या है कि वो जो भी जो कुछ कर रहे थे ना, वो खुद थोड़ी कर रहे थे। वो तो जो उनका एआई सिस्टम था, वो करवा रहा था उनसे। तो वो जो थे, वो उस पूजा के नेटवर्क पे बैठे हुए थे। हैरी पॉटर की आपने सीरीज़ देखी है ना? जी, वह हैरी पॉटर में जो वो विचेस वगैरह होती हैं ना, वो कैसे चलती हैं? वो झाड़ू के ऊपर हाँ, जो है ब्रूम वो में। बैठ हाँ, जाती है। झाड़ू पे वो बैठकर नेटवर्क हाँ। होता है उनका। तो इसी तरह राहुल गांधी भी उसी तरह से झाड़ू पे बैठ के इधर-उधर जो है वो करते रहते हैं। झाड़ू उनकी जो है वो छीन ली हमारे केजरीवाल ने। तो इसलिए अब उनको जो है दूसरी चीज़ें ढूँढनी पड़ती हैं। इसको कनेक्ट कीजिए, ऐसे नहीं। दरअसल आप इस पॉलिटिक्स को ऐसे समझ सकते हैं कि जब पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस को खोजना पड़ रहा है, उस वक़्त अपनी यात्रा की शुरुआत वो मणिपुर से कर रहे हैं। कौन लोग उनको ये सलाह दे रहे हैं, कौन लोग उनको ये नेटवर्क उनके कनेक्ट कर रहे हैं कि साहिब इस समय चुनाव का वक़्त है, वो तो देखिए मैं उधर हाँ, से एक एक मेरी आपत्ति दर्ज करें आप। एक मेरी आपत्ति ये है कि मैं कभी भी किसी के सलाहकारों को आरोपित नहीं करता, क्योंकि सलाहकारों को चुनने वाला वह व्यक्ति स्वयं होता है। नहीं, नहीं, ये बात मैं बिल्कुल आपकी मानता हूँ। मैं भी कहता हूँ कि जो सेलेक्ट कर रहा है वो आदमी लेकिन आप कम से कम मैं नहीं मान सकता कि राहुल गांधी इनको सेलेक्ट करते हैं। कौन क्योंकि करता है फिर? वो सोरोस मुझे करता है लगता है कि या वो उनका वो बैठा हुआ है वो क्या नाम कौन-सा गंगाराम वो है वो अ, पित्रोदा जी वो बता रहे होंगे पित्रोदा। कि उनको मुझे लगता है उनको यकीनन आती होगी एआई क्योंकि उन्होंने इस देश में काफ़ी चेंजेज़ किए हैं टेलीकॉम नेटवर्क में और सब में, वो बड़े हैं। तो उन्होंने इनको जो समझाया है, जो किया लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो कभी-कभी बदलते हैं क्योंकि आप लगातार देखिए, कभी दिग्विजय सिंह हो जाते हैं, याद होगा आपको शुरुआती जान वो देने के लिए उन्होंने निर्देश दिए, फिर बीच में मणिशंकर अय्यर ने समझाना शुरू किया, उसके बाद उनको लेफ्ट के आइडियालॉग आ गए उनके सामने जो जेएनयू में खड़े होके कुछ-कुछ कहते रहे, देश के टुकड़े और तमाम चीज़ों को लेकर समर्पित रहे। उन लोगों ने ज्ञान देना शुरू किया और उसके बाद अचानक उनको फिर जयराम रमेश ने और उसके बाद इन्होंने तमाम लोगों ने मिलके एक मिक्सचर बना के उनको वो जो राजनीतिक ज्ञान दिया, ज्ञान जो दर्शन बनाया वो गजब का है। जो वो कहीं जाते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि हमको चुनाव यहाँ लड़ना, हम अपोजिशन पार्टी हैं। बल्कि आज तो मैं ये देख रहा था कि जो रेवन्ना के बयान का जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब निकाला जा रहा है कि मोदी जी बड़े भाई हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो जो कर्नाटक में है। तो मुझे ये लगता है कि आप देर-सबेर आपको एक कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि अगर हमको एक चुनौती में रहना है क्योंकि आप अ, अभी भी 196 सीट पर दूसरे नंबर पे थे। तो अगर आप कम से कम दूसरे पर ही रहने के लिए कोशिश करें, तो उसके लिए भी आपको क्लैरिटी के साथ ये कहना पड़ेगा कि राहुल जी, ये रास्ता तो वो रास्ता नहीं है, जो हमको कम से कम एक राजनैतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए तय करना है। तो सबसे बड़ी बात यही है राहुल गांधी के साथ कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीच में जाके हमको कैम्ब्रिज में भाषण देना है कि नहीं देना। इस वक़्त फुल टाइम फुल टाइम पॉलिटिक्स का समय है और अब वो करेंगे क्या ये तो मुझे मालूम नहीं लेकिन बीजेपी ने अपनी सीटें अनाउंस की उसके बाद आप देखिए अगले 5-6 दिन में मतलब आप 8 तारीख तक प्रधानमंत्री को 6-7 राज्यों में लगातार धुआंधार रैली करते देखेंगे। आप एचएम को देखेंगे जो होम मिनिस्टर हैं, वो लगातार रैली करेंगे। 4 दिन में 2 बार बिहार रैली कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद हर राज्य में, हर समय, हर चीफ मिनिस्टर, हर उसको कहा गया है कि अलग-अलग जगह और वो वहाँ है। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ खुद ही पूरी पार्टी का नहीं समझ में आ रहा कि वो करना क्या चाहते हैं। अभी तक हिमाचल के दौरे को निपटा के अभी उससे निपट के आते हैं, तो नीचे कहीं कुछ और हो जाता है। मुझे तो अ, कई बार हैरत होती है कि इस तरह से कोई इतने लंबे समय के क्योंकि ये 2004 से लगातार तो अगर आप एमपी की सीट ही देख लें 20 साल का अनुभव तो हम लोगों के यहाँ तो ये कहा जाने लगता है कि ये वरिष्ठ हैं। अब हम ही लोगों को वरिष्ठ पत्रकार कहने लगे लोग पिछले 25 सालों के अनुभव से ही। लेकिन राहुल गांधी को आपने तब से लगातार आप कह रहे हैं उनको युवा कहना आपने नहीं छोड़ा। आप उनको वरिष्ठ युवा भी नहीं कहते हैं। मैं तब से देखता हूँ आप जानबूझ के ये सब करते हैं। युवा हैं साहब देखिए, जून में 54 साल के हो जाएँगे, तो इससे अच्छा और क्या युवा हो सकता है? 54 साल में भी चिरंतन युवा बना हुआ है जो। अब प्रश्न ये है कि कैम्ब्रिज गए थे वो। कैम्ब्रिज की कोई वीडियो नहीं आई, क्या बात हुई? पिछली बार तो आई थी
पिछली बार आपने देखा था, उसके बाद फिर आप जो है बहुत दिन तक आपको कभी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि आप उसको देख के याद कर लेते थे कैम्ब्रिज की वो। जब भी आपको किसी बात पे नाराजगी होती थी तो आप कैम्ब्रिज का वो वीडियो चला लेते थे, आप तो हंसने लगते थे। तो इसीलिए नहीं आई, क्योंकि उनको मालूम है इस बार सिर्फ ये एक आई 27 फरवरी की जो ये वीडियो है, इसके अलावा तो कोई दिखाई नहीं दिया है। हालांकि लिख के यही आ रहा है कि उन्होंने वहां फिर अटैक किया है, फिर वो बोला है प्रधानमंत्री पर और उस सब पर बोला है, लेकिन वो अभी दिखा नहीं है। उसके पीछे अरे हो सकता है। आपने तो बहुत चुनाव, कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल 50 चुनाव आपने कवर किए होंगे, और इतना समय हो गया आपको कि आपने कम से कम 5 तो लोकसभा चुनाव ही कवर कर लिए होंगे। जी। तो वैसे तो इनमें से 3 जो लोकसभा चुनाव हैं, वो तो हमारे पप्पू जी के नेतृत्व में ही लड़े गए हैं। तो जो पप्पू जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े जाते हैं, वो पहले लड़े जाते थे सोनिया के नेतृत्व में, उसमें क्या अंतर देखते हैं? देखिए सोनिया गांधी के समय में जब भी चुनाव भी लड़े जाते थे, तो आप ये देखिए वो सोनिया अपनी लिमिटेशन जानती थी। ये एक बड़ी चीज थी कि अपनी लिमिटेशन जानती थी, और उन्होंने जो कांग्रेस के वफादार उस समय की कार्य समिति में जो पहले उनके पति के समय के थे, और उन्होंने उन्होंने ये अंतर किया, भले ही उसको हम लोग अलग तरीके से देखें, लेकिन ये जरूर था कि उनके पास ये सोनिया गांधी के पास दृष्टि जरूर थी कि ये लोग कौन से हैं, कौन से लोग कौन से हैं, ये उस कार्य समिति में तय होता था। हालांकि वो बदल नहीं पाई, ये अलग बात है, अपने लोग खड़े नहीं कर पाई, ये भी अलग बात है। और कांग्रेस जो नीचे की तरफ जाना शुरू हुई थी स्लाइडिंग डोर पे, तो वो रोक नहीं पाई थी। और उन्होंने जब अपने बेटे को सत्ता दी, तो उनको इस उम्मीद में थी कि ये ऊर्जा गांधी परिवार के नए चीजों को आगे जाकर शायद ये करे। लेकिन आप उसके बाद देखेंगे राहुल गांधी शुरू से लेकर आज तक उस अंतर को नहीं कर पा रहे हैं कि हमको किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कब सोनिया गांधी ने, आपको याद होगा कि जो गठबंधन की पॉलिटिक्स पर, याद होगा आपको, गठबंधन की पॉलिटिक्स पर बहुत बड़ा बयान दिया था, और शुरुआत कहा था कि अब हमको वापस जाना पड़ेगा, उस दौर पे जाना पड़ेगा। यानी उन्होंने क्लैरिटी रखी कि भाई हाँ, मुझे मालूम है कि हम उस सत्ता के लिए अपने आप नहीं लड़ सकते, हम लोग अकेले खड़े होकर इस वक्त जीत नहीं सकते। तो ये कम से कम इतनी समझ उनके पास थी कि वो ये देखें। लेकिन राहुल गांधी के समय में कांग्रेस के पास कोई एक स्थिर आइडिया नहीं रहा, जहां उन्होंने खुद खड़े किए लोगों को, उनको फिर आगे जाने दिया। आप देखिए एक टीम बनाने की कोशिश की गई थी राहुल, क्योंकि सोनिया गांधी के साथ लंबे समय से जो लोग रहे, चाहे वो जॉर्ज रहे हों, जॉर्ज, उससे पहले मतलब क्या आपके अहमद पटेल रहे हो, मोतीलाल वोरा रहे हो, खुद दिग्विजय सिंह रहे हो, ये जितने लोग थे, वो टीम लास्ट मोमेंट तक काम करती रही, लगातार लगी रही। लेकिन राहुल गांधी ने जो एक टीम खड़ी की थी, उसमें ज्योतिरादित्य, उसमें सचिन पायलट, उसमें आरपीएन सिंह, उसमें आपके और युवा नेता जितिन प्रसाद, ये तमाम लोग, एक पूरी टीम राहुल कही जाती थी। अगर मैं जिस तरह रिकॉल कर पा रहा हूँ 2004 से 2009 के बीच में, इसी को टीम राहुल कहा गया। उसमें फिर याद होगा आपको मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश से, फिर प्रदीप जैन उत्तर प्रदेश से, झांसी से, इस तरह के लोगों को लाकर लगा कि एक नया वो कोशिश है। लेकिन उसके बाद कोई आइडिया क्लैरिटी नहीं थी, कोई फैसले लेने की ताकत नहीं थी, और धीरे धीरे कांग्रेस में इस तरह के लोगों को उन्होंने आगे रखना शुरू कर दिया। जैसे आपने उसके अंदर आए हुए चेंज को देखिए, जो मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर चेंज आया, जो कांग्रेस की मीडिया टीम है, अगर आप उसी को एनालाइज कर लेंगे, तो आप समझ लेंगे कि सोनिया के पास बेहतर, इनसे ज्यादा बेहतर ये समझ थी उनके पास। उन्होंने उस जो डहती हुई कांग्रेस है उसको रोकने की कोशिश की, यहां तक कि उन्होंने एक आदमी ऐसा ढूंढ निकाला, ये मनमोहन सिंह को देना, ये भी एक बड़ी चीज थी। अगर मैं, आप दोनों का अंतर कर रहे हैं, तो मैं उस अंतर से कह रहा हूं कि वो भी एक बड़ी चीज थी। लेकिन राहुल गांधी ऐसा कोई मैसेज नहीं दे पाए, अपनी टीम के लिए कोई आइडल स्थापित नहीं कर पाए, एक एक करके सब साथी निकलते चले गए, क्योंकि उनको ये नहीं कि वो रुक सकते थे या जाते नहीं जाते। अभी देखिए मिलिंद देवड़ा या तमाम लोगों का, ये सब लोग वो हैं जो आपको याद होगा टीम राहुल थी, ये टीम राहुल थी। और अब टीम राहुल में सिर्फ सचिन पायलट है, जो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि जो इतना हौसला दहलीज पे जाके दहलीज से बाहर जाने का नहीं कर पाए, तो उनको ना फायदा मिला, ना कुछ, ना माया मिली, ना राम मिले,
वो वही वाली स्थिति में रहे, वरना बाकी सबने, क्योंकि राहुल गांधी एक क्लियर आइडिया के साथ नहीं है। वो एक समय एंग्री यंगमैन हो जाते हैं, एक समय वो जाके सौम्य बनने की कोशिश करते हैं, एक जगह वो एआई के बारे में भी जानकारी देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ फिर वो जाति जाति, उन्हीं के भाषण अगर आप गौर करें। आप एक चीज भूल गए, आप एमआरपी भूल गए आप। हाँ तो मुझे कई बार ये लगता है कि अब देखिए जाति पर आना, सारे आप जाति, देखिए कि पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है उन्होंने चेंज कर दी। जीएसटी जो है वो केवल गरीब लोग देते हैं, कंपनीज हाँ, नहीं देती हैं, और अमीर नहीं एमआरपी देते का हैं। मतलब जो होता है वो मिनिमम रिटेल प्राइस होता बस है। ये भी तो। अब आप, तो इससे क्या होता है कि इससे, जैसे मुझे याद है लिस्बन की घेराबंदी का इतिहास आपको याद होगा, जो से सारा मागू के उस नॉवल पे नोबेल प्राइज मिला था, और उसकी कहानी में सिर्फ ये था कि वो बड़ी की मात्रा लग जाती है जब वो इतिहास की किताब छाप रहा होता है, उससे पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाता है। तो आप ये देखिए, जब वो एमआरपी की नई परिभाषा गढ़ते हैं तो इस देश की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। जब वो जीएसटी के बारे में समझाते हैं तो आप ये समझ रहे, चूंकि आपके अंदर जिस तरह का पुरातन पंथी आइडिया है वो नहीं समझ पा रहा है इस बात को, क्योंकि जब आप परिभाषाएं बदल जाएंगे तो आप जब आप रोने को हंसना कहने लगेंगे कि ये देखिए हंस रहा है, रोने को हंसना कहेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर आप रो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप रोएंगे हम हंसा कहेंगे। तो राहुल गांधी उसी तरह की जो है नए आइडिया के साथ है, चाहे वो एमआरपी हो, चाहे वो जीएसटी हो। मुझे इससे बड़ी दिक्कत ये है कि राहुल गांधी इतने लंबे समय के बावजूद भी, इतने इतने उसके बावजूद भी इस देश का जो बदलता हुआ ट्रेंड है उसको समझने में नाकाम होते दिख रहे हैं। आज की डेट में जिस जातीय पॉलिटिक्स की वो बात कर रहे हैं, जिस जाति की राजनीति की वो बात कर रहे हैं, वो उन पार्टियों ने भी छोड़ दिया जिनकी नींव आज भी जाती है। अगर अखिलेश यादव को अगर यादव वोट से ताकत ना मिले तो उनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो भी खुलेआम इस तरह लड़ते हुए नहीं कह रहे हैं। उनको भी आप देखिए, अगर आप लालू यादव की बात, आपके तेजस्वी ने भी कल माई के साथ बाप लगा दिया। हाँ, देखिए मैं यही आपको बता रहा हूं कि ये उसी पे मैं जा रहा था कि तेजस्वी को देखिए, और इसके बाद आप खुद जयंत चौधरी को देखिए, ये तमाम लोग वो हैं जो जातिवादी और परिवारवादी पार्टियों से हैं, लेकिन वो भी अब ये जानते हैं कि ये युवा आगे निकल चुका है, ये आगे की तरफ देख रहा है, इसको स्क्रीन पे निगाह गड़ा रहा है कि मैं देखता हूं कि अभी बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो इस पर है, फोन पे मुझे बताते हैं वो आके कि सर इस पे 3,000 बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो मैं आश्चर्य से पूछने लगता हूँ ये क्या है। तो वो इतने सारे ऐप रखे हुए हैं जिनके हिसाब से वो रोज स्क्रीन के हिसाब से उस पे जा रहे हैं, सेंसेक्स में बात करते हैं वो लोग। तो मैंने कभी नहीं देखा, इवन तो मैं आपको फिर बता रहा, पिछली बार भी हम लोग जब ये बात कर रहे थे तब भी मैं आपको बता रहा था कि मैं ऐसे सैकड़ों रेस्टोरेंट्स में जा चुका, हजारों में, चूंकि मैं लगातार यात्राओं में रहा हूं, अभी 6 महीने 8 महीने से जब से एक जगह बैठा हूं, वरना तो 8 महीने से पहले तो लगातार पिछले 25 सालों से मैं लगातार यात्राओं में हूं, और मैंने आज तक कहीं नहीं देखा जहां उसने मुझसे ये पूछा हो रेस्टोरेंट वाले ने कि आप कौन सी जाति के और आप उधर बैठ के खाना खाइए। तो आप इतने लंबे समय से पूरे देश को घूम के आखिर में आपने रामबाण निकाला है इस देश के बदलाव का, जाति। तो ये मुझे लगता है उनकी राजनीति की, ये और सोनिया गांधी के अंतर यही है कि सोनिया फिर भी राजनीतिक हकीकतों को समझते हुए अपने लोगों के साथ उन पर यकीन करते हुए कोशिश कर रही थी कि हाँ कांग्रेस किसी तरह से अपने उस पर रहे, लेकिन राहुल गांधी इतने एक्सपेरिमेंट कर चुके कि उनको खुद याद नहीं रहा कि जो उन्होंने आखिरी एक्सपेरिमेंट किया था उसका इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिश्ता है। अगर इसको देखा भी जाए, जो आपने कहा ना कि जो लोग जो है वो भी खुद भी जो है वो इसको अटेम्प्ट नहीं करते, जिन्होंने ये पूरा नैरेटिव शुरू किया था, और इसका लाभ किसी को हुआ, ये भी, इसमें भी मुझे भारी डाउट है। क्योंकि आप देखें, ये एक जनता दल जो थी वो 143 सीटें जीत के आई थी जी 1989 के इलेक्शन में, और एक उसके बाद उन्होंने कार्ड चला जी आपका। उसके बाद जो उन्होंने कार्ड चला, कार्ड चलने के बाद जो उनकी स्थिति थी वो ये थी कि वो 59 सीटों पे सिमट गए, और जो भारतीय जनता पार्टी थी, जो उसको उसका विरोध कर रही थी, वो 88 से बढ़ के 120 पे पहुंच गई। जी तो अगर इसको इलेक्टोरली भी देखा जाए तो देखिए, जो एक मुख्य कारण था कि ये
पूरा का पूरा मंडल का लाभ विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्यों नहीं मिला? तो उस पर भी मुझे लगता है राहुल गांधी को देखना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी में स्वयं में लोग क्या देखते हैं? एक एंटाइटल्ड, एक विदेशी महिला का पुत्र, एक करप्ट डायनेस्टी का खेवनहार। तो वो जब इस तरह की बातें करता है तो ये हास्यास्पद हो जाती है, आपको नहीं लगता? देखिए, मैं ये कह रहा कि किसी ने मंडल की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले वीपी सिंह को ये लगा कि वो एक मसीहा हो जाएंगे, वो बदलाव की बात कर रहे हैं और वो चीजों को बदल रहे हैं। उसके बाद वो सिर्फ इस पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में वो सिर्फ एक फ्रेम बन के रह गए। इससे ज्यादा उनकी कोई वस्तु स्थिति नहीं है। यहीं की अभी कुछ दिन पहले भी उनकी वो गई है पुण्यतिथि, आपने देखा होगा, कोई भी पहुंचने वाले नहीं रहे वहां, उनको याद करने वाले नहीं रहे। और उस चीज का फायदा उठाने वाले लोगों ने सबसे पहले उनको धोखा दिया, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो तमाम जिसके भी नाम लेते चाहिए, चाहे अजीत सिंह हो। जिन लोगों ने उस पूरे मंडल, क्योंकि आपने जिस राजनीति की शुरुआत की थी, आप उसको जाकर उसको मूव कैसे करना है, उसको एक दिशा क्या देनी है, ये आपके पास नहीं था। आपने एक दांव चल दिया। आपको लगा कि ये शरद पवार इस समय के चाणक्य हैं, शरद यादव, माफ कीजिएगा, शरद यादव चाणक्य हैं और मुझे इनके कहने और रामविलास पासवान के कहने पर ये कार्ड खेलना है। आप देखिए, उस कार्ड के साथ वो गायब हो गए। उसके बाद जो पार्टियों ने जिस राजनीतिक गणित की बात की थी, चूंकि वो मंडल में ही नहीं थे, जब आप जातीयता की बात करते हैं तो ये आप संजय जी, ये हो नहीं सकता कि आप जब यादव हैं और आप कुर्मी, कोयरी और आप मौर्य या फिर आप पासवान, राजभर, इन सबको ये यकीन दिला देंगे कि नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, सारा मुझे लेने दो, तुम बस मेरे साथ खड़े रहो। तो वो नहीं हो सकता। ये एक जातीय राजनीति का हमेशा ये होगा कि एक रास्ता यही पहुंचेगा, आपको अलग होंगे। अब आप देखिए कितने दल बन गए, महान दल है, सुभाषपा है, और आपका यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ यूपी, जहां इस राजनीतिक एक्सपेरिमेंट को जो है बिहार, और मतलब एक और सुबह आज मैं सोच रहा था, मुझे नहीं पता हमारे बिहार के लोग जो आपके चैनल के दर्शक हैं वो कितना सोचेंगे, लेकिन मैं देख रहा था उसमें भी लिख रहे थे कि बिहार जो राजनीति में करता है वो कल दिखता है। तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। जेपी ने जो है 1977 का भी, 75 का भी आपने देखा होगा, वो गुजरात में जो छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था मैथ्स की फीस बढ़ने पे, वहां से वो शुरुआत हुई थी विद्रोह, चिमन भाई पटेल सरकार के खिलाफ। उसके बाद एक पटना में रैली हुई थी। उसके बाद उनका सबसे बड़ा जो मैं देखता हूं कि उनकी राजनीति को, चूंकि हिंदी बेल्ट के पत्रकारों के अंदर का जो अज्ञान है वो भी कूद के इसी तरह आता है, क्योंकि वो एक वाक्य पकड़ लेता है, फिर उसको लिखते हुए चलता है कि बिहार देखता है। मैं, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे जिनका सबसे बड़ा क्लेम ये रहता था कि सबसे ज्यादा देश को आईएएस आईपीएस हमारा राज्य देता है। तो मैं हंसता रहता था, क्योंकि मुझे मालूम है डाटा कुछ और है, डाटा यूपी को कुछ नहीं कहेगा, है ना। ये तमाम चीजें दरअसल इस पूरे मंडल कमीशन की राजनीति के उसने, ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि वहां के लोगों ने इस बात को इतना बड़ा कर दिया, इतना ज्यादा बड़ा कर दिया कि जैसे मंडल ने पूरे देश की पूरी राजनीति को बदल के रख दिया। ऐसा नहीं है। हाँ, सामाजिक उथल पुथल हुई, उसके बाद लोगों ने फिर रास्ता पकड़ लिया और आपने एक रास्ता दिया था। आप अब देखिए, मुलायम अखिलेश यादव को जाट वोट तभी मिलता है जब वो आरएलडी के साथ रिश्ते में होते हैं, वरना इसके अलावा जाट वोट नहीं मिलेगा आपको। नहीं, राजभर वोट तभी। उसमें पीछे जहाँ पे आपके एसपी का अकेला वोट खड़ा अकेला कैंडिडेट होता है, वहां पे भी बहुत कम मिलता है। जी, बीजेपी को चला जाता है। मैं यही कह रहा हूं कि आप ये सोच के देखिए कि यही हाँ, तो राजभर के साथ हुआ। सबसे अच्छा उदाहरण दे देता हूँ मैं कि 2017 का चुनाव था ना, 2017 के चुनाव में जितिन प्रसाद जो थे वो गए थे। तिल्हर से चुनाव लड़ने इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे लगभग 50,000 उनके पास वोटर ब्राह्मण था और हाँ 52,000 वोटर यादव था। समाजवादी जी, पार्टी के साथ समझौता था। तो वो ये सोच के चले गए कि यहाँ तो पक्का है, तो कोई रोक ही नहीं हाँ सकता। और साथ में मुस्लिम वोट भी जो थोड़ा वोट। बहुत था वहाँ पे, वो सब मिल मिला के तो पूरा हिसाब किताब बैठ रहा था। 15,000 से चुनाव हार गए वो। हाँ, और वर्मा जी जीत गए। आप ये देखिए कि सिर्फ यही देखिएगा आप, मुजफ्फरनगर में अजीत सिंह चुनाव हार गए।
तमाम के बावजूद, क्योंकि दरअसल मैं यही कह रहा कि जातीय राजनीति का एक वो होता है, चाहे वो मंडल की राजनीति रही हो, चाहे उसके बाद की राजनीति रही, युवाओं ने एक रास्ता दूसरा पकड़ लिया है, वो ये देखने लगे। आप देखिएगा, आप कई बार होता है, ऐसा नहीं है कि अभी ये बिल्कुल खत्म हो गया गाँव में जातिवाद। जातिवाद ने एक शादियों के लिए शक्ल ले ली, या एक अपना अलग शेप बना लिया कि ठीक है, हम लोग इसमें बात कर सकते हैं, लेकिन आप उसके आधार पर वोट नहीं दे सकते। मैं इस बात के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले संजीव बालियान को लेके बहुत सारा, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर का, चूंकि मुजफ्फरनगर के गांव से बहुत फोन भी आते रहते हैं, तो उसमें कुछ ने कहा भाई साहब अब देखिए राजपूतों के साथ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है। तो मुझे मेरे एक दोस्त आरएलडी के ने कहा कि देखिए अगर हम लोग इस बार शामिल नहीं होते तो ये हार जाता। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा कि अगर कोई भी राजपूत का वोट इस वक्त अगर बीजेपी के अलावा किसी को तुम ले लेते, चाहे रहते या नहीं रहते, तो मैं मान जाऊं। क्योंकि देखिए अलग चली गई है, उनके लिए आकांक्षाएं एक निश्चित में नहीं रह गई। उन्होंने अपने आप को और युवाओं ने अलग देख लिया, उनका रास्ता अलग है। वो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की जाति के लोग कितने होंगे, कितने होंगे? मेरे ख्याल से पूरे भारत में 2-4 लाख ही होंगे। तो उसके बावजूद वो आदमी सबसे बड़ा लीडर बना हुआ, क्योंकि अब आप विजन लेके जा रहे हैं। मैं यही, हम लोगों ने जिस पे बात शुरू की थी, उस विजन को चाहे वो हो, चाहे ये लोग हों, जो नए लोग जो तैयार किए जा रहे हैं, जो के अन्नामलाई जैसे लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में बदलाव की बात कर रहे हैं, और जो रिलीजियस उसको कल्चर को इस तरह समझते हैं जैसे वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो एक बेहतर भविष्य की तरफ है। मुझे लगता है कि ये राजनीति कांग्रेस या ये तमाम पार्टियां अभी समझ नहीं पा रही हैं कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जाति की बस चली गई है, और अब वो कभी लौटेगी नहीं। अब तो राम की जोड़ने वाली जो बस है, उस पे सब बैठ गए हैं भगवान राम के साथ में, और भगवान साहब के साथ में शबरी भी बैठ गए हैं, निषाद राज गुह भी बैठ गए हैं, केवट भी बैठ गया है, सबके सब तो जटायु भी बैठ गए हैं, तो सबके सब तो उसमें बैठ गए। वानर जाति भी बैठ गई है, हनुमान जी, सुग्रीव और जामवंत सब बैठे हुए हैं उसके अंदर। तो जब वो उस पुष्पक विमान में बैठ गए हैं, तो बाकी सबकी तो क्या चलेगी। एक बार फिर से चलते हैं अन्नामलाई की जो पॉलिटिक्स है, उसको कंट्रास्ट करते हैं। ये जो पॉलिटिक्स चला रहे हैं राहुल गांधी, अब एक यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, एक यात्रा अन्नामलाई ने निकाली, दोनों की तुलना करें। देखिए राहुल गांधी ने अपनी यात्रा जिस उसके साथ शुरू की थी, वो बीच-बीच में उन्होंने पूरे देश की एक इधर से उधर जाने वाली यात्रा की, जैसे पिछली न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस तरह की यात्राओं के साथ उनके पास ये मैसेज नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि राष्ट्र में जाति, इस बार वो जाति पे पहुंच गए हैं। पिछली बार कुछ और मोड़ पे थे, इस बार वो जाति पर चले गए हैं। और आप देखेंगे हर जगह वो पत्रकारों से पूछ रहे हैं, वो जो साथ में खड़ा उससे पूछ रहे हैं, और जिस तरह के अंदाज में है, जो ऐसे ही मैं इसलिए कंट्रास्ट करूंगा क्योंकि अन्नामलई को भी अगर हम लोग उसकी यात्राएं देख रहे हैं, जो राज्य में है, जो सीधे तौर पर करप्शन को निशाना बनाते हुए हैं, जो पहला उन्होंने स्टार्ट की थी, आपको याद होगा, उसको डीएमके टेप्स कहा गया था, डीएमके हुँ, टेप, है ना? हुँ, पीआरटी के हुँ, खिलाफ जो उन्होंने हुँ, बाकायदा बताया कि किस तरह से इन 3 लोगों को 30,000 करोड़ रुपया साल जा रहा है डीएमके के। उस पर उन्होंने उसके आधार पर शुरुआत की। यानी उनके पास 234 कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा एक आइडिया था किस इलाके से मुझे गुजरते हो। और लेकिन आप देखेंगे इतने लंबे समय से सोए हुए, का चुप साधी रही बलवाना, मैं हमेशा रामायण के आपसे सीखता हूँ, लेकिन वो जो जिस तरह का वो है, तो आपने अंदर सनातन के उस इशू को उठाया जो बहुत लंबे समय से उपेक्षित था, और जिसको ये मान लिया गया था कि तमिलनाडु की राजनीति में ये एक गया हुआ समय है। उस तमिलनाडु की राजनीति में जो इतनी इमोशनल थी कि हम लोग पढ़ते थे, जब भी कोई लीडर मरता था तो हजारों सैकड़ों सैकड़ों लोग, कम से कम कई बार तो सैकड़ों लोगों ने सुसाइड कर लिया। इस तरह की इमोशनल यात्रा, और उसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे, यही मानते थे कि भाई जातीय गणित क्या है, 67 में आपकी जो समस्याएं हल हो चुकी हैं, कौन सी उसमें आपने जाति ब्राह्मणों को जो है निकाल दिया, जो समस्त जो कहना चाहिए बुराइयों के जन्मदाता के तौर पर रामास्वामी पेरियार उनको बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता उनको सुनने के बाद। हाँ, ये व्हाट काफी, पेरियार, पेरियार इज़ अ हाँ, रिस्पेक्टेबल वर्ड। हाँ, मैं यही कह रहा, तो मैं नहीं उसके लिए तो बोलता वो उनको यूज़ पेरियार। कीजिए ना जो हमारे चाचा रामास्वामी, चाचा नेहरू ने यूज़ किया था, ही इज़ अ परवर्ट,
चाचा नेहरू हाँ, ने कहा तो था। वो लेटर है, वो पूरा ही इज लेटर ए उनके परवर्ट बारे एंड में। हिज प्लेस इज इन जेल। जो हाँ, चाचा नेहरू के शब्द हैं भाई, देखो इलाज ये मेंटल बुरा मत मेंटल मानना। असाइल, हाँ, कुछ मेंटल बोला असाइलम। उन्होंने मेंटल। तो मैं ये कह रहा कि वो आप उस राजनीति को देखिए, उन्होंने उस नैरेटिव को तोड़ दिया जो बनाया हुआ था, उस पे खड़े हुए लोग और उनके साथ खड़े होके ये यकीन दिला, उनकी वो स्पीच आपने सुनी होगी जिसमें वो खुद बोल रहे हैं, अन्नामलाई खुद बता रहे हैं कि यहाँ कितने टेम्पल हैं, 14 राम टेम्पल हैं जो इसी परिक्षेत्र में है, बाकायदा एक एक का नाम। यानी आप जब आए तो आपको अपनी कल्चर का मालूम था, आपको अपने अपोनेंट्स का मालूम था, आपको अपनी स्ट्रेटजी का मालूम था और आपको अपने गोल का मालूम था। एक सफल यात्रा के लिए ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आपका लक्ष्य क्या है और आपके साथी कौन होंगे, आपके हथियार क्या होंगे, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। राहुल गांधी जैसे ही वो मणिपुर जाते हैं, इम्फाल से जाते हैं, उनको उस हिस्से में जाने नहीं दिया जाता। वो इस चीज को भूल जाते हैं कि आप जिन इश्यूज को उठा रहे हैं उनमें से ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की देन है। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने उन इश्यूज को खड़ा किया है। आप मैतेई या उनके बीच में, कुकीज के बीच में और म्यांमार की जो लाइन है उसके अंदर आने वाले प्रेशर पड़ने वाली चीजों को आप बिना स्टडी किए हुए ऐसे जाके, जैसे मैं उनको देखता हूं 90% आप अभी देखिए, अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो वो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मणिपुर पे बोला, मणिपुर देखा, जैसे वो इम्फाल में रोज जाके चाय पी के आए हूं। जितने लोग हैं, मैं उनमें से ज्यादा लोगों से ज्यादा इम्फाल देखा हूं। लेकिन ये चूंकि इनकी देन थी, उसके बाद आप देखिए जब वो आगे आते हैं तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो साफ तौर पर ये भी नहीं कह पाते कि इसको वोट देना है। उड़ीसा में आप किसको वोट देना चाहते हैं, आपने सड़कों पे जाते हुए देखा होगा कि वहां देखने वाले लोग भी नहीं खड़े थे। यूपी में तो कम से कम देखने वाले लोग तो आ जाते हैं कि चलो ठीक है, तमाशा हो रहा है, हम भी चलेंगे। वहां वो भी लोग नहीं थे। दरअसल आप अपनी शीन को, आपको ये मालूम नहीं कि आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है, इसलिए आप नाम बदलते हैं, इसलिए आप अपना आइडिया बदलते हैं। आपको ये मालूम नहीं कि आपको इसमें, तब तक आपके चुनाव का समझौता नहीं हो रहा था। आप देखिए लास्ट मोमेंट तक अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ गौर करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आगरा में जाकर शामिल होते हैं अखिलेश, क्योंकि उससे पहले आप यात्रा करने से पहले आप ये नहीं चेक कर पाए कि आपके साथियों के साथ, आपके साथ कौन रथ पर बैठेगा। इससे पहले आप गौर कीजिए, जिस भी राज्य में वो जा रहे थे उससे पहले एक बड़ा नेता छोड़ के जा रहा। ये तो ये तो शुक्र मानिए कि खुद कमलनाथ वाले मसले पर बीजेपी के अंदरूनी विरोध के सामने बीजेपी बहुत कम ऐसा होता है सेंट्रल लीडरशिप, वरना जो अपना प्लान बना लेती है, वो थोड़ा रुकी। अदरवाइज तो यहाँ भी जिस दिन वो एमपी में घुस रहे थे उसी दिन वो दोनों बापू बेटा अपना सामान उठा के चल देते, झोला उठा के कि आप जाइए दिग्विजय के साथ यात्रा कीजिए, हम तो बीजेपी की तरफ से स्वागत करेंगे। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटजी। तो दोनों यात्राओं को अगर आप देखेंगे, एक दिशाहीन भटकी हुई यात्रा एक ऐसे मुद्दे को उठाकर जो अब डेड हो चुका, और दूसरी तरफ वो यात्रा है जिसमें क्लैरिटी है, जिसमें एक आइडिया है और जिसमें उसको देने के लिए एक पूरा एक विजन है जो ये कह रहा है कि कल्चरल, हम लोग बिना रिलीजियसिटी के कल्चरल उसकी बात नहीं कर सकते। हम लोग सनातन हैं, हम लोगों के साथ हमारा पूरा इतिहास है, हम 5000 8000 साल की हिस्ट्री है। तो वो उस चीज को लेकर बढ़ रहे हैं। इन दोनों यात्राओं का यही अंतर है कि आज आपको मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी वहां स्टेब्लिश होते हुए दिख रही है। यहां तक कि प्रशांत किशोर ने, मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उसने कहा कि इस पूरे उसमें 7 से 15% पूरा का पूरा इस बार इसी चुनाव में वोट बीजेपी को मिलना चाहिए। ये अकेले दम पर खड़ी हुई बीजेपी है और बीजेपी ने अपने आप को मुख्य विपक्षी दल यानी एआईडीएमके का जो स्पेस खाली हुआ, जो आपस में लड़कर उन दोनों ग्रुप के जयललिता के निधन के बाद, तब से जो है बीजेपी अपने आप को वहां मुख्य विपक्षी दल खड़ा कर चुकी। यहां तक कि कांग्रेस को इस यात्रा से कोई फायदा अभी तक तो होते हुए नहीं दिख रहा जो वोटों में बदलेगा। तो ये दोनों यात्राओं का अगर आप मुझसे पूछें। वैसे एक अंत में मैं ये और बता दूं दर्शकों को कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इन्होंने बताए हैं, वो तो खुले मंच पे बैठे हुए गुजरात मॉडल की प्रशंसा कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये तो मोए मोए हो गया पूरा हमारे राहुल गांधी का। अभी मैं देख रहा था अजय अजय आलोक का ट्वीट था कि रे 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 इसको ये ज्ञान मत आने दो, ये अगर इस रास्ते चला गया तो हम लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, राहुल गांधी के रास्ते पे रहो। दरअसल आप सोचिए, जब भी आप बोलते हैं विपक्षी पार्टी को फायदा होता है, आपके जब एलाइज हैं उनके साथ आपका कोई
क्लियर वो नहीं कि आप किस मुद्दों पर साथ रहेंगे और किस मुद्दों पर खिलाफ रहेंगे। आप सिर्फ एक हेट के लिए इकट्ठा हैं, आप सिर्फ एक एजेंडे के लिए इकट्ठा हैं और जो आसानी से जनता को भी दिख रहा है। ये ऐसे ही है जैसे कोई बच्चे को आप ₹1 दें और उससे वापस माँगे तो वो ऐसे छिपा लेता है। वो सोचता है कि आपको भी नहीं दिख रहा उसने कहाँ छिपाया। तो ऐसी ऐसी इसी तरह की छिपी हुई राजनीति उनको लगता है कि वो कर रहे हैं और जो सरप्राइज एलिमेंट है वो पूरी तरह गायब है। आपको मालूम है कि आगे क्या कहेंगे, मतलब क्या कहेंगे मतलब इस तरह का नहीं जैसे आपने शुरुआत की थी एआई के बारे में, क्योंकि उसके बारे में तो जयराम रमेश भी आप देख रहे होंगे उस वीडियो में, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहेंगे क्या, है ना? तो वो अलग चीज है। लेकिन जनरली उनके पॉलिटिकल भाषण को आप पहले से एंटिसिपेट कर सकते हैं और ये राजनीति में बहुत अच्छी रणनीति नहीं मानी जाती। जी। तो आइए इसी बिंदु पर अब हम इस चर्चा को विराम देते हैं और अपने निष्कर्ष बता देते हैं कि भई ये तो एक तरफ़ा मुकाबला है। अन्ना मिलाई एक नेचुरल लीडर है और हमारे राहुल बाबा जो हैं, उनको पीट-पीट के घोड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन वो तैयार नहीं है वो घोड़ा बनने के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं रहूँगा तो अपने मूल रूप में ही। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।